गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स के अंदर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, अब तक जो हम इस चैप्टर में पढ़ाया है वो मोस्टली पार्ट आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, जैसे कि कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट और उनकी डायमेंशन के बारे में। इसके अलावा हमने ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ चुके थे, जो भी आपका 10th क्लास का टॉपिक था। इसके बाद आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जो नई टर्म्स हम यूज करेंगे या जो भी डेरिवेशन हम यूज करेंगे आज, वो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे ढंग से समझें उसको, ठीक है। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप या तो ग्रुप के अंदर मैसेज कीजिए या फिर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम, कि जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किस तरह से फ्लो होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, क्या क्या जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, कि जब कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर वही होता है जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर हो, यानी जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे वो आयंस हो सकते हैं, या फिर वो होल हो सकते हैं। तो जब कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। अगर वो चार्ज कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, यानी उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ है हमने, यानी उस कंडक्टर को हमने अगर सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी उस कंडक्टर के अंदर कंटिन्यू चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सर, जब कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, हमने उसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं की है, फिर भी और आप बोल रहे हैं उसमें कि जो चार्ज पार्टिकल है वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो सर फिर उसमें करंट शो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या जनरेट होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या कहती है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। गिवन टाइम में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो देखिएगा एक्चुअल में क्या होता है, तो यही जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं। फर्स्ट है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस कंडक्टर के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि आपके पास ये कंडक्टर है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। देखिएगा कि ये आपके पास एक कंडक्टर वायर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर वायर है। तो मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर कंडक्टर तब कहलाएगा जब उसके पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स। इसके अंदर बिलियंस नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो कंडक्टर के जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मैंने जो रेड डॉट से लिखे हैं ये क्या हो गए, फ्री चार्ज पार्टिकल्स। देखिएगा किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में लगभग 10⁻28 से लेके 10⁻30 तक कंडक्टर चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं पर मीटर क्यूब के अंदर, यानी पर वॉल्यूम के अंदर। अब देखिएगा इनिशियल केस में क्या होता है कि जब हम इसके साथ कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, यानी ये कैसा है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल हमने नहीं लगाया है, पोटेंशियल नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, यानी पोटेंशियल भी क्या है, जीरो है। अब क्या होता है इस केस में, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अब भी मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे कि ये अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करके रैंडमली क्या हो रहे हैं, एक अनमैनर पैटर्न में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, यानी उनकी कोई भी फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम इन सभी चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, पहले चार्ज पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 है,
दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। इस तरह से जो nth चार्ज पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं हम, un मान लेते हैं। तो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेकिन अगर हम इन सभी चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकालते हैं, इन सभी चार्ज पार्टिकल्स की अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो देखिएगा वो क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, n चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट अप टू un अपॉन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये क्या होगी उनकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं ui है। तो बच्चों ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ui, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 0 होती है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल्स रखा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मूव एक इनिशियल वेलोसिटी कंसिस्ट करता है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जब हम उन सभी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चों वो आती है 0। यानी उस केस में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स के पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करके वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सर वो मूव क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको मूव कराने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसका मीन्स क्या है, वो कोई एनर्जी को गेन कर रहा है जिसको अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वो मूव कर रहा है। तो बच्चों जो इस कंडक्टर के अंदर ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको मूव कराने के लिए जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जो सराउंडिंग के किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग, जैसे नेचर के अंदर रूम टेम्परेचर हो गया, उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, वो एनर्जी को गेन करते हैं और लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो इनकी वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। किस नाम से बोलते हैं हम, थर्मल वेलोसिटी। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, एंड व्हाट नेम ऑफ दैट वेलोसिटी, इट इज नोन एज द थर्मल वेलोसिटी। अब आते हैं हम अगेन नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ से क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब कोई भी पोटेंशियल सोर्स नहीं जुड़ा है, इस देखिएगा इस डायग्राम के अंदर आपको कहीं पे भी बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी से एट द रूम टेम्परेचर, एंड देन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और उस थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स आर द स्टोर इन द कंटिन्यूस रैंडम मोशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन की स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी वो लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनकी जो स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड के लगभग होती है। ये आपको याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है, या उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकंड। देखो किसी बुक में इसको 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकंड भी डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, आप 10⁵ लिखें या 10⁴ टू 10⁵ लिखें, वो भी सही है, ठीक है ना। अब देखिएगा जो ये वेलोसिटी है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। मैंने बताया था कि जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना चल के लगातार क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अगर किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, कौन सी, थर्मल की एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। एवरेज इनिशियल, कौन सी बात करें हम, इनिशियल वेलोसिटी, यू एवरेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। एक
इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर हम टोटल की एवरेज निकालें वो कितनी होती है, 0 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पता है कि जब चार्ज के अंदर जब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज की वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक चार्ज ही पार्टिकल ही हो गया। जब चार्ज की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0.t कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो थर्मल वेलोसिटी की कंडीशन में कंडक्टर के अंदर से करंट जनरेट नहीं होता है। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं हम ये वाला कि देखिए इसमें क्या होता है। अब आते हैं हम वापस से हमारे सेकंड पॉइंट पर कि अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है आपके ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अराउंड हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम बैटरी प्रोवाइड करा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब आपको क्या बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, ठीक है। आप पोटेंशियल भी बोल सकते हैं कि हम इस कंडक्टर को आप पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, यानी हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस सर्किट को, इस कंडक्टर को। हमने जैसे ही इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, अब क्या होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स थे, जो इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स थे, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, इनके साथ क्या होता है कि आपको पता है कि किसी भी एक बार वापिस से बता देते हैं डायग्राम। तो जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके साथ क्या होता है, जैसे हम नया इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल सोर्स लगाते हैं तो इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F = Q × E। E क्या होता है, इस बैटरी के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, आपको पता है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स है। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर करें तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। अब देखिएगा, हम एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, Q × E। आप इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, F = E × E। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। E × E भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक चार्ज कैरियर है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ कि जैसे हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, F = E × E। यहाँ पर स्मॉल e इलेक्ट्रॉन हो गया, कैपिटल E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मुझे बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवार्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Hence we know that a electron always move opposite to the direction of electric field। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है MCQs में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये इधर की ओर मूव होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अब क्या होता है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी के ऊपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है, एक फोर्स लगता है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे पहले क्या थे, जब हमने पोटेंशियल नहीं लगाया था उस कंडीशन में ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे।
लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी रैंडम डायरेक्शन थी वो सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए। पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब ये एक रैंडम मोशन ना होके एक ही लीनियर मोशन हो गया इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। अब लीनियर मोशन हो गया तो यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होगी, कुछ वेलोसिटी आ गई, जो वेलोसिटी है वो प्रॉपर हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हो पाएगी। तो देखिएगा वापस से आते हैं हम हमारे टॉपिक पर कि जब हम इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, कौन सा फील्ड लगा देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अराउंड में, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। और जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं बच्चों उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस नाम से जाना जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। तो अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर कीजिए, आपको समझ में आई या नहीं आई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? कि जब भी किसी कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट किया जाता है, यानी बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो उसके चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। इन दिस केस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स नॉट बी जीरो, यानी इस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम में बता रखा है कि क्या है कि जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर लगातार क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जब मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? एक अप्लाइड फोर्स हो जाता है कंडक्टर, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए एक यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सर ये पार्टिकल्स हैं ये एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं क्या? अगर एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं तो आपने बताया था कि एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होनी चाहिए। देखिए बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों? ये अभी हम पढ़ेंगे कि जो मीन फ्री पाथ है या रिलैक्सेशन टाइम है उस केस में मैं इसको बताऊंगा कि वैसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो पार्टिकल जैसे ही दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो वो जीरो वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लगातार एक्सीलरेटेट कर रहा है। किसकी वजह से? एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है तो मीन्स उसके ऊपर क्या हो रहा है? एक एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है, तो वो लगातार क्या कर रहा है? मूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पाथ है, जिस पाथ की लेंथ है वो बहुत कम डिस्टेंस चल पाता है, उससे पहले क्या होता है? दूसरे पार्टिकल से वो कोलिजन कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ये जो कोलिजन है ये बहुत फास्टली होता है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो एक्सीलरेटेड कंसिडर ना करके हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ये एक्चुअल में हम एक्सीलरेटेड बोलते हैं लेकिन पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सीलरेशन टाइम है यानी मीन फ्री पाथ है वो बहुत छोटा होता है। तो वो जो वेलोसिटी है हम जितने जैसे कि अगर हम इनिशियल से जैसे ही वो एक्सीलरेटेड होना स्टार्ट होता है तुरंत किसी दूसरे पार्टिकल से कोलिजन कर देता है यानी टकरा जाता है, उस केस में क्या होता है? उसकी वेलोसिटी वापस से जीरो, फिर एक्सीलरेटेड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या होता है? हम उसको एक्सीलरेटेड ना मान के कैसा मान लेते हैं? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है चार्ज पार्टिकल। अब देखिएगा अब इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होता है कि उस चार्ज पार्टिकल्स के पास एक वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है ना। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन गेट द कोलाइड विद द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन द कंडक्टर। मैंने बताया ना कि जैसे ही वो एक्सीलरेटेड होता है किसी दूसरे पार्टिकल से या आयन से टकरा जाता है, इस तरह से लगातार क्या होता है कि लगातार कोलिजन होता है, जिससे जो उसकी एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, ठीक है। तो जो मोशन है वो हम उसको कैसा कंसीडर करते हैं? एज ए
यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो कंडक्टर का जो मोशन है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि वो रुकता है फिर क्या होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फिर वो वापस से मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे उसकी स्पीड बनती है फिर नेक्स्ट पार्टिकल से टकरा जाता है। इस तरह से क्या होता है, वो लगातार एसिलेटेड मोशन करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टॉप एंड गो मोशन, यानी रुकता है फिर चलता है, रुकता है, चल क्यों रहा है बार बार, क्योंकि उसके ऊपर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो नेट वेलोसिटी है उसकी जीरो ना होकर क्या हो जाती है, एक स्मॉल वेलोसिटी हो जाती है, और उसी स्मॉल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वीडी से लिखते हैं हम इसको, कि इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्ट मतलब हल्का सा मूव करना, ठीक है, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैं वापस से बता रहा हूँ हिंदी में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके द्वारा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी कंडक्टर के अंदर यानी किसी चालक के अंदर मूव करता है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में शायद थोड़ा सा हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कि जैसे हम बात करते हैं, देखो द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखिएगा कि ऐसे जैसे ये आपके पास कंडक्टर है, हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। देखो जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं या थर्मल नहीं भी कर रहे हैं, दोनों केस में ये मूव करते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ये ऐसे मूव करता है और इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, मान लेते हैं। अब टकराने के बाद फिर क्या होता है, ये फिर मूव करना स्टार्ट होता है, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर मूव करता है, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, मान लेते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन यानी दो टक्करों के बीच का जो टाइम होता है, इसको यानी दो टक्कर होने में, सक्सेसिव मतलब लगातार, दो लगातार यानी फर्स्ट से टकराया और नेक्स्ट सेकंड से टकराया, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाथ होता है, दो टक्कर के बीच की जो पाथ की लंबाई होती है, जितनी स्पीड से ये जिस दूरी पर वो चलता है बिना टकराए हुए, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। याद आया आपको, 11th क्लास में भी बताया था हमने मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस पाथ की लंबाई, ठीक है, वो क्या कहलाती है, मीन फ्री पाथ। और दो सक्सेसिव कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन, दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लगाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को बच्चों टाउ से लिखते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ा सा ऐसे होता है, टाउ या टो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं वापस से हम अपने टॉपिक पे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लिया गया समय वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब मान लेते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो टक्कर है, दो के बीच की जो टक्कर है, हम मान लेते हैं कि ये जो टक्कर है इतनी दूरी पर चला, तो ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं लैम्डा। और क्या नाम बोला है मैंने, मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। इस पाथ को क्या बोलते हैं हम, किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। और यहाँ से यहाँ जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम वापस से आते हैं तो यहाँ से अगर हमें टाइम निकालना है, आपको पता है सिंपल, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, टाइम की और डिस्टेंस की बात करें, तो टाइम बराबर क्या होता है, पाथ लेंथ अपॉन वेलोसिटी, यानी मीन फ्री पाथ यानी उस पाथ की लंबाई यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। तो वो क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या बन जाता है, टाइम। तो यहाँ पर जो कोलिजन होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब फॉर्मूला क्या होता है उसका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रैंडमली एग्जाम में पूछा गया है। हर 1-2 साल बाद ये रैंडमली एग्जाम के अंदर पूछा गया है
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगर सबसे पहले बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कि शुरू में जब उस कंडक्टर के पास हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, यानी जो कंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो आपको पता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 0। और इसका रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब बच्चों देखिए, जैसे हम बैटरी अप्लाई करते हैं यानी पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एसिलेटेड होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो से ही वो एसिलेटेड होता है तो जो फोर्स लगता है F वो किसके बराबर होगा, E इंटू F इक्वल टू कितना होगा, E इंटू ई। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, ये F। अगर हम बात करें यहाँ पर एसिलेशन की, A बराबर क्या होता है, F अपॉन M। ये तो काफ़ी फेमस फॉर्मूला हो गया, F इक्वल टू MA, ठीक है। तो यहाँ से A निकालेंगे तो वो क्या हो गया, F अपॉन M, यानी यहाँ से हम F की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, E अपॉन M। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्या है, एसिलरेशन है बच्चों उस इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंडर में मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, और रिलैक्सेशन टाइम कितना है, टाउ है, जिस टाइम से वो क्या कर रहा है, दो कोलिजन के बीच में टाइम लगा रहा है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या हो गया, एसिलरेशन हो गया। अब देखिएगा हम बात करते हैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस AT। ये इक्वेशन होती है मोशन की, सभी को पता है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो v, हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब थर्मल वेलोसिटी है उस टाइम 0, प्लस A की वैल्यू हमने लिखी थी E इंटू ई अपॉन M इंटू टाउ। कोई दिक्कत यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम VD की बात करें, VD मीन्स क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझे ना। VD का मतलब मैंने क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, D इसीलिए लिखा है कि D फॉर ड्रिफ्ट। तो यहाँ से कितना हो गया, E अपॉन M इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ आपको कि हेयर, छोटा ब्लैक बोर्ड है हमारा, हेयर VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर। वापस से आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है आपको। चार्ज है वो E लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। देखो बच्चों यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, क्या तुम बता सकते हो मुझे कि हमने ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यों यूज किया है। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से यूज नहीं किया है। आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अलग रीज़न है। देखते हैं कौन बता पाता है कमेंट में, या तो आप ग्रुप में कमेंट कीजिए या फिर आप फेसबुक पर कमेंट कीजिए कि ये जो हम नेगेटिव साइन है, मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर देता हूँ कि ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने कंसीडर नहीं किया है, इसका अलग ही रीज़न है। थोड़ा सा देखेंगे इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगी ये नेगेटिव साइन क्यों है। देखो नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका रीज़न क्या, क्यों लगाया हमने। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ डायरेक्शन के साथ, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है, ठीक है। अब आते हैं हम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझ गए आप, और मैंने इसको आगे लिख भी दिया है कि स्केलर कंडीशन में। अब तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, और तो इसलिए मुझे बताना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पर मैं वापस से डेफिनेशन क्या हो रहा हूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, थर्मल वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है थर्मल वेलोसिटी के अंदर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर। लगभग 10⁻⁻ का डिफरेंस होता है।
तो यहाँ से क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, किसकी कंपैरिजन में, थर्मल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितना होता है 10⁵ के लगभग होता है। अब हम बात करते हैं मोबिलिटी। तो आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उसका एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल ईजी है, सीधा F = ma एक्सीलरेशन निकालना है, न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करना है। कोई डाउट? और बहुत रैंडमली पूछा गया है। अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद है तो आपको इस चैप्टर में आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी अब एक्सप्रेशन बनेंगे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही बनेंगे। अगर हम बात करें मोबिलिटी, मोबिल का मीन्स क्या होता है, जो आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल और लैंडलाइन। मोबिल एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है, जो मूव कर सकता है, मूवेबल, यानी मोबिल का मीन्स ही ये होता है जिसको हम मूव करा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मोबिलिटी उस मोबिल वर्ड से ही बनाया है कि इसको म्यू से लिखते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, किससे लिखते हैं, म्यू से। तो मोबिलिटी क्या होती है कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद द इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज द मोबिलिटी, ठीक है। द मोबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द मूव इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी चार्ज की मूव करने की जो कैपेसिटी है, यानी वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। और आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से मूव करता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मोबिलिटी क्या होगी, म्यू = vd × e। और यहाँ से vd का फॉर्मूला क्या होता है, E × τ/m, ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज फिक्स है, कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, ये भी आपको पता है। और रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। अब रिलैक्सेशन टाइम के बारे में अगर हम बात करें, अगर उस चार्ज पार्टिकल्स का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपके पास क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसको पूरे की ये पूरी टर्म्स ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टाउ कब कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पूरी जो टर्म्स है ये कांस्टेंट होगी। तो मोबिलिटी के फॉर्मूले से वापस आते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो एक्चुअल में जो vd है ये टर्म्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, देखिएगा कभी कभी हो जाता है, कोई स्क्रीनशॉट आ जाता है या फिर मोबाइल से। तो यहाँ से देखिएगा क्या होता है कि यहाँ से vd है, ये क्या हो गया, म्यू × e, यानी म्यू कितना होगा, vd/e। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, τ/m, म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहलाती है, मोबिलिटी। कोई क्लियर, ठीक है ना। देखिएगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले के अंदर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ई और टाउ तो क्या है, कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ से देखिएगा कि म्यू है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो मास के, दूसरा अगर दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, यहाँ से देखिएगा अगर हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसका वेट कम है, यानी वो लाइट पार्टिकल है, उसके लिए मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैसे भी देखिएगा, मैं चलो बोल देता हूँ, एक लाइट वेट पर्सन है और एक हैवी पर्सन है। तो जो हैवी होता है उसकी बजाय जो लाइट वेट हो है वो इजीली फास्ट मूव कर सकता है। अब तो समझ में आ गया होगा, यानी जो हैवी होता है उसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको अगर आप दौड़ने के लिए बोलेंगे तो वो इतना फास्ट नहीं दौड़ पाएगा, ठीक है। अब विकास तुम बुरा मत मानना इसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप करेंगे खुद, ठीक है। नहीं कल हम बात करते हैं और ये यूनिट के बारे में बात करते हैं। अब ये यूनिट वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है, तुम हो गए हो इतने सिंसियर कि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या एक तरह से चार्ज हो गया, कूलम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सेकंड। मास क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ से यूनिट क्या होगी, कूलम सेकंड पर किलोग्राम,
यहाँ से दूसरी यूनिट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों यूनिट एक ही है, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी, आप कोई सी भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप। ये कैसी क्वांटिटी है, मोबिलिटी स्केलर क्वांटिटी है, अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये वाली हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ से। अब कई बच्चों को डाउट रहता है सर हम इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालें या इस वाले से। अरे आप कोई से भी निकाल लीजिए, सेम आएगी डायमेंशन, क्योंकि दोनों यूनिट एक ही क्वांटिटी की हैं। अगर देखो डायमेंशन अलग अलग है, 11th क्लास के अंदर हम क्या पढ़ते थे, डायमेंशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन करेक्ट है। इसका मीन्स डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले के लिए, फिजिक्स के अंदर किसी भी फॉर्मूले के लिए एक तरह से प्रूव है कि अगर उसकी डायमेंशन करेक्ट है दोनों पार्ट की, तो इसका मीन्स वो फॉर्मूला भी करेक्ट है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते थे, जैसे कि यहाँ से हम पढ़ते थे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अगर हम इधर एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे और इस पूरे की डायमेंशन निकालेंगे, दोनों सेम आएंगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी फॉर्मूले से यूज कीजिए, डायमेंशन सेम आएंगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट कल का जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो बच्चों मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बिना पूछे, देखो कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे, रियल में उनके कोई कमेंट वगैरह या कोई भी क्वेरी वगैरह नहीं आती है, ना ही मैं जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको वो सोल्व कर पा रहे हैं। जबकि कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ते रहिए, ठीक है। दूसरा देखिएगा, आप बुक के न्यूमेरिकल साथ साथ करते रहना। बुक के न्यूमेरिकल में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल सेंड कर रहा हूँ आपको वो बुक के क्वेश्चन से भी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो आपको बुक के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आती है तो आप मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नंबर या फिर पेज नंबर आप सेंड करके या उस क्वेश्चन की आप एक फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। मैं उसका ऑडियो वीडियो जो भी मुझे लगेगा कि किस तरह से बच्चे को समझ में आ सकता है इजीली, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 37 मिनट के लगभग। थैंक